नाज़रीन, सबसे पहले बात ईरान और अमेरिका सूरत हाल, कशीदा सूरत हाल हमने देखी और उसके बाद अचानक से डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्टेटमेंट के ईरान पर बड़े हमले का मंसूबा मौखर करते हैं और इस मौक़िफ़ के साथ इजराइल भी उनके साथ खड़ा है। अब मुज़म्मिल साहब, गल्फ़ ममालिक का प्रेशर है या फिर कुछ और स्ट्रेटजी है अमेरिका की आने वाले टाइम में हम देख रहे हैं? जब मुझे ऐसा ये खबर भी आई है कि मोहम्मद बिन सलमान ने प्रेसिडेंट ट्रंप से बात की है। जी, टेलीफोनिक रब्ता ठीक है, टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसके बाद ये फैसला हुआ है। और तो किसी की प्रेसिडेंट ट्रंप से बात नहीं हुई, सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान की बात हुई है। और जो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अराक्ची साहब, उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बात की है। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर से बात की है। मैं ख्याल है अराक्ची साहब ने जो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर से बात की है, उसके बाद ही मोहम्मद बिन सलमान ने प्रेसिडेंट ट्रंप से बात की है और उन्होंने टर्की के वज़ीर ख़ारजा से भी बात की है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सऊदी अरब ये चाहता है कि पहले वो हूथीज़ और बाबुल मंदब वाले मसले से निपट ले, क्योंकि इस वक्त बाबुल मंदब भी बंद है और दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ भी बंद है। और हूथीज़ से बाबुल मंदब खुलाने के लिए सऊदी अरब एक बड़ा ऑपरेशन कर भी रहा है, उसने बमबारी की भी है और उसमें एक 14-15 मुल्कों का इत्तेहाद सऊदी अरब ने बना भी लिया है। गो कि अमेरिका तो ईरान के ख़िलाफ़ कोई बड़ा इत्तेहाद नहीं बना सका, हत्ता कि यूरोप और नेटो भी अमेरिका के साथ ईरान के ख़िलाफ़ चलने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन बाबुल मंदब और हुसियों के खिलाफ सऊदी अरब ने एक 15 मुल्कों का इत्तेहाद जरूर बना लिया है, जिसमें पाकिस्तान भी है, टर्की भी है और गल्फ कंट्रीज भी हैं, लेकिन यूएई नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले चंद दिन जो हैं वो हुसियों पे तवज्जो दी जाएगी और बाबुल मंदब और रेड सी को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। एक दफ़ा रेड सी और बाबुल मंदब और हुसियों वाला इशू ख़त्म कर दिया जाएगा तो उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप अपने ईरान वाले एजेंडे के साथ आगे चल उन्होंने मुआहदे की बात की है कि मुआहदे की शर्त पर ये आयद की गई है। अब मुआहदा कौन सा होगा? पहले भी मुआहदा हमने देखा, उस पीस एग्रीमेंट की सूरत हाल किस तरह से बिगड़ी, कितनी सूरत हाल बुरे तरीके से बिगड़ गई, वो भी हमने देखा। तो अब आपको लगता है कि ईरान जो इससे पहले अमेरिका को पहले ही धमकी दे चुका है कि अगर कोई भी बड़ा हमला किया जाता है तो एग्जैक्ट वैसा ही हमला किया जाएगा, इनफैक्ट कि अमेरिका के फौजी उनके निशाने पर है, इस धमकी के बाद भी सूरत हाल बिगड़ सकती थी? ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। पहली बात तो ये है कि ये दुरुस्त है कि ईरान जवाब में ये कहता है कि अगर मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप तबाह करेंगे तो मैं अरबों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दूंगा। वो ये नहीं कह रहा कि मैं अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दूंगा, वो ये भी नहीं कह रहा कि मैं इजराइल का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दूंगा। आप मेरी बात समझे ना, लड़ाई तो उसकी अमेरिका और इजराइल से है, पर वो कहता है मैं बिजली के प्लांट और पानी के प्लांट कुवैत, बहरीन, यूएई, ओमान, कतर के तबाह करूंगा। तो इस टेक्निकल बात यह है कि और जब अमेरिका ईरान के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ाएगा तो जवाब में ईरान कहता है मैं अरबों के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ाऊंगा। वो ये थोड़ी कहता है कि मैं पानी, वो ये थोड़ी कह रहा है कि मैं जवाब में इजराइल के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा दूंगा, मैं इजराइल के पानी उड़ाऊंगा, मैं इजराइल का बिजली का प्लांट उड़ाऊंगा। वो ये नहीं कहता, वो कहता है मैं यूएई का बिजली का प्लांट उड़ाऊंगा, मैं कतर का उड़ाऊंगा, मैं ओमान का उड़ाऊंगा, मैं कुवैत का उड़ाऊंगा, जॉर्डन का उड़ाऊंगा। तो ये तो कई मुस्लिम ममालिक को समझ ही नहीं आ रही कि दुश्मनी ईरान और इजराइल की थी और शामत अरबों की आई हुई है। तो और अरब भी तो फैसिलिटेटर है ना अमेरिका के? कोई अच्छा, इजराइल नहीं फैसिलिटेटर है अमेरिका का, इजराइल ही तो करा रहा है सब कुछ। तो फिर इजराइल पे तो मिसाइल नहीं ना मार रहा, इजराइल पे लेबनान अटैक कर रहा है। नहीं, इजराइल पे और दोनों की स्ट्रेटजी में ईरान कोई मिसाइल पिछले एक माह में उसने इजराइल पे एक भी मिसाइल मारा नहीं, तो फिर कई अंडरस्टैंडिंग तो मौजूद है ना। इससे पहले हमने देखा था पिछली जंग में जरूर अटैक किया गया था। इसका मतलब है कहीं ना कहीं जैसे यूएई पे नहीं मार रहा क्योंकि यूएई की और आईआरजीसी की सुलह हो गई है, और इस दफा उन्होंने कुवैत और बहरीन को मारा है और यूएई को नहीं मारा क्योंकि यूएई से सुलह हो गई है। हालांकि यूएई ने इब्राहिम अकॉर्ड भी माना हुआ सब कुछ, लेकिन टेक्निकल बात यह है कि जीसीसी कंट्रीज के लिए एक मुश्किल सूरत हाल ज़रूर मौजूद है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ भी बंद की हुई है और उसके साथ साथ वो कहता है कि मैं तबाह भी अरबों को ही करूंगा, मुसलमान ममालिक को। अब आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं ईरान और अमेरिका जंग का? मुझे एक नेक्स्ट फेज नजर आएगा, पीस एग्रीमेंट की तरफ नहीं, लड़ाई की तरफ। अच्छा, मुझे नेक्स्ट फेज नजर आएगा। देखो ना, अमेरिका को क्या इंटरेस्ट है अगर अरब तबाह भी हो जाए? अमेरिका का इंटरेस्ट तो है इजराइल तबाह नहीं होना चाहिए, और अगर ईरान इजराइल को तबाह करने में दिलचस्पी नहीं रखता और अरबों को तबाह करने में दिलचस्पी रखता है तो अमेरिका का और इजराइल का पर्पस सब हो रहा है। तो अरबों को भी तो नजर आ रहा है ना कि उन्हें कौन किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकता है। मेरी बात उन्होंने भी तो सोचना, उनकी भी तो स्ट्रैटेजी है।
कुछ सऊदी अरब से कोई इसराइल पे हमला नहीं हुआ, ईरान पे हमला नहीं हुआ, कतर से कोई ईरान पे हमला नहीं हुआ, ओमान से कोई ईरान पे हमला नहीं हुआ, यूएई से कोई ईरान पर हमला नहीं हुआ। वो कहता है मैं इन सब का भी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दूंगा। वो कौन सा कहता है कि इनको मैं छोड़ दूंगा। तो एक वो मल्टी नेशनल मल्टी डायमेंशनल लड़ाई ईरान ज़रूर लड़ना चाहता है, और उसने जिन मुल्कों के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद किया हुआ है उन मुल्कों का भी इस वक्त कतर का इस लड़ाई में क्या किरदार है, कोई करे, वो तो फैसिलिटेटर है। तो कतर के लिए उसने LNG के लिए बंद नहीं किया हुआ। एक हमने बड़ी मुश्किल अपना कंटेनर निकाला, उस कंटेनर को आगे अमरीकियों ने रोक लिया हुआ है। तो टेक्निकल बात यह है कि ओमान के लिए भी बंद है स्टेट ऑफ हॉर्मस, कतर के लिए भी बंद है, सऊदी अरब के लिए भी बंद है। जो मुल्क ईरान के खिलाफ किसी लड़ाई में शरीक नहीं है उनके लिए भी स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ईरान के अपने वॉर डिज़ाइन ज़रूर होंगे, IRGC का अपना एक वॉर स्क्रिप्ट ज़रूर मौजूद होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लड़ाई का नेक्स्ट एस्केलेशन फेज़ ज़रूर होगा, और वो अब 10 दिन बाद हो, 15 दिन बाद हो। क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े हमले से खुद के कदम रोके हैं, पीछे हटा है, तो उसके बाद हमने देखा कि टाइम टेकिंग स्ट्रैटेजी थी वो, और उसके बाद जब अटैक किया गया अमेरिका की तरफ से तो बड़ा बदतरीन अटैक किया गया ईरान की तरफ। तो आपको लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि मुझे लगता है दोबारा हमला होगा, कोशिश की जा रही है? मुझे लगता है पहले हूसियों वाला और रेड सी खुलाया जाएगा, वो मसला सेटल करके दोबारा ईरान पर हमला होगा। उससे पहले मुझे दोबारा ईरान पर दुनिया तो मुश्किल में नजर आ रही है मुजम्मिल साहब। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले की, जहां से खैर की खबरें तो कमी देखने में आई। पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुनान में हमें तसादुम देखने में आया, जबकि धांधली के इल्ज़ामात भी हम देख रहे हैं मुसलसल पीपल्स पार्टी की तरफ से लगाए जाते रहे हैं नून लीग के ऊपर। और लतीफ़ अकबर कश्मीर के जो कायम मुकाम सदर हैं पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, उन पर जब हमला हुआ तो इस नतीजे में कारकुन भी शहीद हुआ है। इसी पर बात करेंगे। मुजम्मिल साहब तो स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है, जबकि हमें ज्वाइन किया है माजिद निज़ामी साहब हैं और जाहिद अब्बासी साहब है, सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद। माजिद साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, जाहिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। माजिद साहब, सबसे पहले आप ही से शुरू कर लेते हैं। सूरत हाल तो हमारे सामने है आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले की, जबकि शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग की एक वजह ही बताई जा रही है, जिसकी वजह से मुजफ्फराबाद के 2 हलकों में पोलिंग मुलतवी भी की गई है, जबकि कुछ पोलिंग स्टेशन पर घंटा बढ़ा भी दी गई थी पोलिंग का अमल। तो आपको क्या लगता है कि अब जो रिजल्ट्स हैं वो किसके हक में आने वाले, नून लीग या पीपल्स पार्टी? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि इस वक्त इलेक्शन का ये मरहला भी इंतहाई गैर मुतवाज़न हो चुका है। उसकी 2-3 अहम वजूहात हैं। एक तो ये है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से पहले मरहले के फ़ौरन बाद नताइज का जो ऐलान किया गया, उससे सूरत हाल खासी तब्दील हो गई। और अमूमन पूरी दुनिया में जो इलेक्शन नताइज होते हैं वो तमाम मरहलों के बाद अनाउंस किए जाते हैं, ताकि वो दूसरे और तीसरे और बाकी मरहलों पर असरअंदाज ना हो। इसलिए ये काम आज़ाद कश्मीर में नहीं किया गया, जिसकी वजह से इलेक्शन का जो तवाज़ुन है वो बिगड़ चुका है। दूसरा मामला जो धांधली के हवाले से है, उसकी आज़ाद कश्मीर के साथ साथ पंजाब से भी शिकायत आ रही हैं। जो मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें हैं, जिनमें से 7 पंजाब में हैं। नारोवाल में एग्जैक्टली वही इल्ज़ामात हैं जो नैयर बुखारी ने अभी कुछ देर पहले मुस्लिम लीग नून पे लगाए थे। और यहाँ पर जो मरकजी मुस्लिम लीग है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है मुस्लिम लीग नून के खिलाफ। और एक्शन कमेटी हो या तहरीक इंसाफ हो, उनके ऊपर तो हम कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगा सकते हैं, लेकिन मरकजी मुस्लिम लीग जो है वो तो सर्टिफाइड मुहिब वतन हम उनको कह सकते हैं। तो अगर उनके साथ नारोवाल में ये हो रहा है कि वहां पर बैलेट पेपर्स उठाए जा रहे हैं, सरकारी गाड़ियों के अंदर जो है वो मुस्लिम लीग के MPs घूम रहे हैं, और वहां पर उन्होंने पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है वो अपने कारकुनों को रखा हुआ है, पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला जा रहा है, तो फिर उससे पता चलता है कि इलेक्शन बिल्कुल एक वन साइडेड माहौल में हो रहा है। और ये ज्यादा अफसोसनाक इसलिए है कि पिछले 6 महीने से कश्मीर के अंदर मसाइल हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि वो तमाम लोग जो इंतखाबी अमल में शरीक होना चाहते हैं उनको फैसिलिटेट किया जाता, उनकी शिकायत को सुना जाता, उनको दूर किया जाता, ताकि इलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर अवाम का एतमाद बहाल हो। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ही उल्टी गंगा बह रही है कि जिसके अंदर इवन जो पीपल्स पार्टी है जो सेंटर में इनके साथ है उसको भी शिकायत है। जाहिद अब्बासी साहब, आप कैसे देखते हैं मुजफ्फराबाद में और वैली में आज के इंतखाबी अमल को? जी बहुत शुक्रिया सोरवर्दी साहब। जिस तरह से निज़ामी साहब ने बात की तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा इनसे मुख्तलिफ है। अगर आप वहाँ पे सूरत-ए-हाल देखें आज़ाद कश्मीर के अंदर, तो पहली बात तो यह है कि वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है
अब वहां पे धांधली के जो टोटल जो पीपल्स पार्टी की तरफ से 17 शिकायत इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुई है, और उसके अंदर जो भी शिकायत हैं वो एक पोलिंग स्टेशन से आगे की नहीं है। मसलन मैं आपको बताऊं कि मुजफ्फराबाद शहर से किसी जगह पे एक शिकायत आई है कि वहां पे एक जो पोलिंग स्टेशन है उसके अंदर 2 बूथ कायम है, वहां पे एक स्टंप है और वो बारी बारी इस्तेमाल हो रही है। अब ये फेलियर जो है इसको आप इंतजामी फेलियर तो कह सकते हैं, लेकिन ये कोई धांधली के उस जुमरे में नहीं आता। इसी तरह से फिर आप मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन, जिस तरह से आपने बात की कि मुजफ्फराबाद की टोटल डिवीजन के कुल 9 सीटें थी, जिनमें से एक नशिस्त जो अपना इसकी कोटला से थी उस पे पोलिंग मुलतवी हो गई। उसकी वजह इलेक्शन कमीशन ने लैंडस्लाइडिंग या जो भी बताई है, लेकिन चूंकि एक फैक्टर वहां पे ये था कि गुज़श्ता 2 दिनों से इस डिवीजन के अंदर जो एक्शन कमेटी है उसके लोग भी मुतहरक हो गए थे, तो उन्होंने भी बाहर जगहों के ऊपर जो रुकावटें डाली हुई थी, शायद ये भी एक वजह उसमें भी शामिल है। दूसरा जो एक कल का था LA-28 लुचराट, यहाँ से 71 पोलिंग स्टेशन की शिकायत की जहाँ पे हमला न पहुंचने की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से, और ये सवेरे 10:30 बजे या 10 बजे के करीब ये शिकायत सामने आई। और इस पे अगर देखा जाए तो वहां पे इलेक्शन कमीशन ने इसका फौरी नोटिस लेते हुए तकरीबन 52 पोलिंग स्टेशन जो थे उन पर पोलिंग जो है वो 4 तारीख तक उन्होंने मुलतवी कर दी है। अब जो सूरत हाल बाकी इसी तरह से जो शिकायत है, मसलन साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा फारूक हैदर के हल्के से LA-32 चिकार से, यहाँ पे एक शिकायत ही आई है कि एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर कोई सरकारी मुलाजिम जो है वो वहां पे पोलिंग एजेंट बैठा हुआ है और वो वहां पे ठप्पे लगा रहा है। अब ये ओवरऑल अगर आप देखें तो आजाद कश्मीर के अंदर, मुजफ्फराबाद डिवीजन के अंदर, इस हर हल्के के अंदर तकरीबन पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ मिला के ये 350 से 400 तक बनते हैं। यानी अगर वहां पे 150 पोलिंग स्टेशन है, उसमें से किसी हल्के के अंदर ये 17 शिकायत हैं, तो इन सबको अगर आप जमा करें तो ये कुछ मतलब जो परसेंटेज बनती है उसका आप खुद अंदाजा लगा लें। और दूसरा एक जो आपने बात की कि लतीफ अकबर के ऊपर हमला हुआ और वहां पे उनका एक कारकुन, तो वो भी 2 अलग अलग जगहों पे ये वाकयात हुए हैं। जो उनकी अपनी यूनियन काउंसिल है वहां पे वो पोलिंग स्टेशन के विजिट पे थे जहाँ पे कुछ वहाँ मतलब तसादम हुआ है, और वहां पे वो बकौल लतीफ अकबर साहब के जो कौम सदर भी हैं कि वो जख्मी भी हुए। और जो दूसरा जो जो इंसिडेंट हुआ है कि ट्रेजिक जो मौत हुई है, तो वो इंतहाई दूर दराज इलाका है जो बाग और मुजफ्फराबाद के संगम पे है। वहां पे ये पोलिंग स्टेशन के ऊपर आपस में झगड़ा हुआ है जहाँ पे एक कारकुन पीपल्स पार्टी का जो है वो जान से गया है। तो मजमूई तौर पर आप कश्मीर में वहां पे देखें तो उस तरह से कोई आप बड़े पैमाने के ऊपर धांधली का आप नहीं कह सकते। यहाँ थोड़ा बहुत जो इंतजामी या जो इलेक्शन कमीशन की जानब से जो इंतजाम थे उसमें थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि बद इंतजामी किसी पोलिंग स्टेशन या किसी थोड़ा बहुत उस सतह पे हुई है। और इतना तो आपको पता है कि जब आप 6-8 4,000 या इतने पोलिंग स्टेशन के ऊपर बया करो, तो इसमें से अगर 17 पोलिंग स्टेशन के ऊपर कोई ऐसे वाकयात हो जाते हैं तो इसको आप वसी पैमाने पे धांधली से तशबीह नहीं दे सकते। दूसरा यहाँ पे जो वैली के या जम्मू का इलेक्शन है वहां पे आप देख लें कि वैली के अंदर जो आपकी 6 सीटें हैं वहां पे कुल वोटर्स की तादाद जो है वो 33,000 के लगभग है। यानी वो अगर आप उसको देखें तो वो 6,000 5,000 के लगभग, इससे ज्यादा वहां पे जो आपका वोट है वो नहीं है। इसके मुकाबले में जम्मू में अब जिस हल्के की जम्मू से एक शिकायत आई है, नारोवाल से ये हल्का है, वहां से ये शिकायत आई है कि उसमें जो है वहां पे मरकजी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार हैं जो बैलेट उस पेपर्स की जो कापियां थे वो दिखा रहे थे कि यहाँ पे बाज के ऊपर स्टैंप है और बाज के ऊपर जो थंब इम्प्रेशन है वो नहीं है। तो इसके अलावा जो मजमूई तौर पे वहां पे भी देखा जाए तो कोई बड़ी शिकायत, हाँ ये चीज देखी गई है कि टर्न आउट जिस तरह से हमने जो देखा है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के ऊपर, तो वहां पे उस तरह से मतलब उस तरह गहमा गहमी तो नहीं थी, लेकिन जो मुकामी जमातें जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स या उनके जो MNAs या जो MPAs थे, तो वो पोलिंग स्टेशनों के ऊपर मौजूद थे और इस तरह पोलिंग बूथ के ऊपर तो अच्छी खासी गहमा गहमी थी। ताहम ये शिकायत किसी किसी जगह से आई है कि पोलिंग स्टेशन के ऊपर टर्न आउट जो है वो कम होने का चांस है।